हमारा हर दूसरे हफ्ते का इजलास तैयार है और थोड़ी देर हुई, आजकल कुछ देर हो रही है। और समर में अक्सर ये होगा, जैसे मैं सईद नकवी साहब से बात कर रहा था कि समर में अक्सर ये होगा कि कुछ अटेंडेंस कम रहेगी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ करूं, सबसे पहले आज सदारत के लिए और इस मौजू में आपको बताता हूँ। जनाब अहमद मुबारक साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के जलसे की सदारत आप करें। और आज हमारे खुसूसी इजलास की मेहमान खुसूसी रोड आइलैंड से आएगी जनाब फ़ौकिया मुश्ताक हैं। आपने जो हमारे एक सिस्टम सेटअप उससे सा हट के आज बातचीत होगी और ख़ास तौर पे आलिमी अदब में उर्दू अदब की पहचान के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये मौजू गो के बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि जो हजरात यहाँ पे बात करेंगे, जिस हवाले से बात करेंगे, इंशाअल्लाह आज हम बाकायदा सैरिया होकर उठेंगे। ये इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे जाऊँ, अपने जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सईद नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि रिपोर्ट की पिछले इजलास की रिपोर्ट पेश करें। ये 3 जून 2012 की कार्रवाई की रिपोर्ट है। हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क की उमूमी तनकीदी नशिस्त इतवार 3 जून शाम 5:30 बजे कबाब किंग रेस्टोरेंट वाक़ जैक्सन हाइट में मुनक़िद हुई। इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ जनाब अहमद मुबारक ने अंजाम दिए थे, जबकि जनाब शाहिद हुसैन उस इजलास के सदर मुक़र्रर हुए थे। न्यूयॉर्क के अफसाना निगार और शायरा डॉक्टर शहला नकवी ने अपना अफसाना माहियत तनकीद के लिए पेश किया। इस अफसाने पर गुफ्तगू का आगाज़ किया मुमताज़ हुसैन ने। उसके बाद जिन दीगर अहबाब ने इस पर गुफ्तगू की, उनमें नईम अहमद, नुसरत अनवर, अहमद मुबारक और सईद नकवी शामिल हैं। सदर मजलिस जनाब शाहिद हुसैन ने बहस को आखिर में समेटा। अफसाने की नशिस्त के बाद लॉस एंजलिस से आए हुए मेहमान इरफान मुर्तज़ा का तारुफ कराया गया। उन्होंने लॉस एंजलिस में अपनी अदबी तंजीम की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली और बताया कि हम अदब की नहीं बल्कि अदब की खिदमत करने वालों की खिदमत करते हैं। उन्होंने अपनी कई खूबसूरत नज़में सुनाई, जिसमें रॉन्ग नंबर, अजियतनाक लम्हे, किस नाम से पुकारूं, जो भी किया था थोड़ा था शामिल थे। शेरी नशिस्त में जनाब वकील अंसारी की गज़ल तनकीद के लिए पेश हुई। गज़ल पर तफसीरा रफ़ीउद्दीन राज, अहमद मुबारक और शौकत फहमी ने किया। गज़ल पर तनकीद के बाद सईद नकवी ने इजलास को बताया कि हर मुमकिन एहतियात के बावजूद कुछ शायर दोस्तों को यही शिकायत रही है कि उन्हें उनके मुकाम से पहले पढ़वा दिया गया, जबकि हकीकत तो यह है कि शायर के मुकाम का तयन सामने करता है। लिहाजा हल्के की मजलिस अमला ने फैसला किया कि तमाम सामईन से उनकी राय ली जाए कि किस शायर को कहाँ पढ़ाया जाए। उन्होंने कागज़ पर लिखे हुए हल्के में पढ़ने वाले तमाम शोरा के नाम की फहरिस्त भी शिरका में तकसीम की और फिर दरख्वास्त की कि शोरा के शिरका इनको खूबी कलाम और कादिरुल कलामी की बुनियाद पर तरतीब दें। इसके बाद इजलास में मौजूद शोरा ने बारी बारी अपनी नशिस्तों की तरतीब के हवाले से अपना कलाम सुनाया। कलाम सुनाने वालों में सईद नकवी, अहमद मुबारक, वकील अंसारी, हसन मुश्तबा, यूसुफ खान, अल्ताफ तिरमिजी, आफ्ताब कमर, शौकत फहमी और रफ़ीउद्दीन राज शामिल थे। 17 जून को होने वाले आइंदा इजलास के ऐलान के बाद ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। कोई चीज़ अगर रह गई हो, नकवी का नाम है उसमें? शायरों में हर दूसरे हफ्ते इनकी शायरी अब सुनने को मिलती है। तो मुझे ये पता चला कि इनके इस जुमले की सदाकत ये थी कि शायर जो होता है वो 24 घंटे का शायर होता है। मैं पहले शौकत फहमी को ही समझता था 24 घंटे गायब क्यों रहता है। तो उस हवाले से अहमद मुबारक हमारी मजलिसों की जान है, महफिलों की जान है और आज के हमारे सदर हैं। लिहाजा शुक्रिया कि आपने सदाकत कबूल की। और जनाब फ़ौकिया मुश्ताक साहब के तारुफ के लिए मैं सईद नकवी से कहूँगा कि आप उनका से तारुफ करिए। फ़ौकिया का ताल्लुक कराची से है और वहाँ की मैं खाले जानी पहचानी शायरा हैं और इसका सबूत ये था कि नून मिन दानिश इनको जानते थे और ये नून मिन दानिश को जानते थे। तो आपने कराची यूनिवर्सिटी से MSc किया और फिर यहाँ पर न्यूरो फार्माकोलॉजी में PhD कर रही हैं। तो एक तो वैसे ही मैं मुतासिर होकर बिल्कुल दब गया कि न्यूरो फार्माकोलॉजी, जो लोग टिप से वाकिफ़ हैं वो उनको पता है कि कितनी मुश्किल वो है। यहाँ पर रोड आइलैंड में क़याम है, शौहर बाहर बच्चा खिला रहे हैं, तो हैप्पी फादर्स डे टू यू फ़ौकिया। और
جو صاحب بھی میرا خیال ہے گرافک ڈیزائن میں ہاں میں ماشاءاللہ انجینئرنگ ہے، اور تو ویلکم، بہت شکریہ، آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اور اگر مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ آ سکیں تو بالکل بہت اچھی بات ہوگی۔ فوقیہ کا تعارف ہم سے رفیع راز صاحب نے کرایا تھا، وہ ان سے واقف تھے بحث شاعرہ کے، اور پھر جب کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بہت عنایت، تھینک یو۔ جی اب ہم آتے ہیں کہ عالمی ادب میں اردو ادب کی پہچان۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہم سبھی بعض دفعہ مختلف ترجموں کا ذکر کرتے ہیں، مختلف ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ نام اردو ادب کا حصہ بن کے رہ گئے، چاہے وہ لیٹن امریکہ کے ہوں یا جاپانی ہوں یا جرمن ہوں۔ تو اردو ادب میں خاص طور پہ جو نام آئے ہیں اس حوالے سے واقعی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے ادب میں، دوسری زبانوں میں جو عالمی ادب ہے جس کو ہم انٹرنیشنل لٹریچر کہتے ہیں، واقعی ہماری اردو کہاں ہے، کس جگہ کھڑے ہیں، اور واقعی کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ عالمی اردو ادب کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس کی کوئی پہچان یا شناخت ہے۔ تو اس حوالے سے آج پہلا مقالہ پڑھیں گے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری آف حلقہ ارباب ذوق ڈاکٹر سید سعید نقوی صاحب۔ جناب پہلے تو وہی جوائنٹ سیکرٹری کی ٹوپی کی حیثیت سے میں ایک معذرت کر لوں کہ اصل میں پہلے اعلان ہوا تھا کہ اس اجلاس میں بات ہوگی کہ اردو کا امریکہ میں مستقبل کیا ہے، لیکن کوشش یہی تھی کہ کچھ نوجوان بچے جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ بھائی کہاں کوتاہی ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کو اٹریکٹ کریں، لیکن بس وہ ان کی اپنی گوناگوں مصروفیات کی بنا پر، تو اس لیے 2 مختلف موضوعات پہلے وہ گیا، پھر وہ شوکت صاحب 48 گھنٹے پہلے بیدار ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موضوع چینج کر دو، تو اس حوالے سے اس لیے یہ ذرا تاخیر سے موضوع جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ عالمی ادب میں اردو ادب کی پہچان، تو شوکت فہمی نے جب یہ موضوع تجویز کیا کہ عالمی ادب میں اردو ادب کی پہچان پر بات کی جائے، تو سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ضروری تھا کہ عالمی ادب کس زبان میں تحریر کیا جا رہا ہے اور اردو زبان اس سے کس قدر مطابقت رکھتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آن پڑا کہ اگر موپاسا اور سارتر اسے فرانسیسی میں تخلیق کرتے ہیں تو ٹاؤ جس کی مادری زبان چینی ہے وہ اسے کیسے پڑھتا ہے، یا جب جرمن نژاد کافکا عالمی ادب تحریر کرتا ہے تو کولمبیا کا گبریل مارکیز اسے کیسے سمجھ لیتا ہے، اور اس سے زیادہ بنیادی سوال یہ اٹھا کہ چلی کے باشندے پیبلو نیرودا کی تحریروں کو پیرو کے ماریو ورگاس لوما پڑھنا ہی کیوں چاہیں گے۔ تو یعنی ایک تو یہ طے ہوا کہ مروجہ قواعد کے اعتبار سے عالمی ادب کی کوئی ایک مخصوص زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ماورائے زبان کوئی اور شے ہے جو ان سب آفاقی ادبا میں مشترک ہے۔ تو چلیے اس ماورائے زبان عنصر کو معیار کا نام دے لیتے ہیں، گویا معیار وہ زبان ہے جس میں لکھی گئی تحریر کو عالمی ادب کہا گیا۔ تو لیجیے بات کچھ آسان ہو گئی، اب گویا یہ طے کرنا باقی رہ گیا کہ کیا اردو زبان میں لکھے جانے والا ادب بھی اس معیار کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ اس بحر زخار کی تہ سے ویسے تو بہت سے موتی برآمد ہوں گے، مگر سوائے غالب، قرۃ العین، منٹو، نیر مسعود اور شاید کسی حد تک اقبال و فیض کے، اس سوال کا جواب عموماً نفی میں ہے۔ پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان چند ناموں کو ہی لے لیا جائے تو ان کی بھی عالمی منظرنامے میں وہ پہچان کیوں نہیں جو ٹالسٹائے، چیخوف، شیکسپیئر، جیمز جوائس یا رسل کو ملی۔ میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو وہی ہے کہ جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا تھا کہ چلی کی پابلو نیرودا کی تحریریں اطالوی جین میری گستاف یا کولمبیا کے وان ہیمنز کی تحریر کو مصر کے نغیب محفوظ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت سادہ اور واضح ہے کہ اچھے تراجم کی فراہمی سے۔ اس کی مثالیں خود ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، یعنی عمر خیام، جلال الدین رومی اور ایڈورڈ سعید کو بھی شناخت کے انہی مسائل کا سامنا ہونا چاہیے تھا جو غالب یا قرۃ العین کو درپیش ہیں۔ لیکن اول ذکر کی عالمی ادبی افق پر پہچان صرف ان کے کام کے اچھے اور رواں ترجمے کے ذریعے ہوئی ہے۔ منٹو، قرۃ العین، نیر مسعود وغیرہ کے کام کے تراجم ہو چکے ہیں اور کچھ یقیناً عالمی معیار کے بھی ہیں، لیکن یہ بات ایکسیپشن ہے، روایت نہیں ہے۔ ہمارے بیشتر مترجم انگریزی کے محاوروں اور روزمرہ سے واقفیت نہیں رکھتے، لہذا ترجموں میں وہ بے ساختگی اور روانی نہیں ملتی جس کا انگریزی ادب کا طالب علم عادی اور متقاضی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی میں ترجمہ ہو بھی جائے تو دوسری عالمی زبانوں مثلا فرانسیسی، جرمنی، اطالوی، اسپینش وغیرہ میں ترجمہ در ترجمہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ ترجمے ان اداروں میں چھپتے ہیں جن کا بجٹ ان کی مناسب تشہیر اور تقسیم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتا۔ ماسوائے آکسفورڈ کے اردو زبان سے ہونے والے ترجمے دوسرے عالمی سطح کے اداروں میں نہیں چھپتے،
मसलन मैकमिलन या हार्पर कॉलिंस, रैंडम हाउस या पेंगुइन वगैरह। तराजिम का मसला तो खैर बिल्कुल सामने की बात है। इस बात का जरा सा तफसीली जायजा लेते हैं कि आलमी अदबी मंजरनामे पर उर्दू की वो छाप क्यों नजर नहीं आती जो दूसरी जबानों ने छोड़ी है। देखिए, आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 2010 के इख्तिताम पर दुनिया की आबादी 6 अरब 84 करोड़ के करीब थी। इसमें से तकरीबन 22% अफराद बड़े सगीर में रहते हैं। भारत दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है। लेकिन नफरी की इस बोहतात के बावजूद आप किसी आम अमरीकी, अंग्रेज, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन से पूछ लीजिए कि उर्दू जबान के किसी शायरी अदीब का नाम बताओ, तो शायद वो कह देगा गांधी या भुट्टो। ये उस तहजीब का हाल है जहां सिर्फ क्वींस लाइब्रेरी से सालाना 2 करोड़ 41 लाख किताबें और रिसाले लोगों ने मुस्तार लिए और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने 2010 में क्वींस लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि वो लोग जिन्हें पढ़ने का चस्का है, जो जुनूबी अमेरिका, फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, जापानी, अरब हर खित्ते का अदब पढ़ते हैं, उनमें उर्दू की शनाख्त क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि उन्हें हमारे माशरती पस मंजर में लिखी हुई तहरीरों से परहेज हो। अगर ऐसा होता तो बिप्सी सदुआ की द क्रो ईटर्स या खालिद हुसैन की काइट रनर या 1000 स्प्लेंडेड सन्स या मोहम्मद हनीफ की या केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज या अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। आप ऐसी कितनी ही किताबों के नाम गिनवा सकता हूं जो न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेजॉन की चॉइस ऑफ द मंथ या फिक्शन चॉइस लिस्ट पर रही हैं। सवाल यह है कि अगर ये किताबें उर्दू में लिखी जाती और फिर इनका तर्जुमा होता तो क्या उन्हें यही मकबूलियत मिलती? मेरे ख्याल में नहीं। एक अहम वजह वो इदारे हैं जिन्होंने उन्हें शाया किया और फिर उनकी तशहीर की। लेकिन खुशी की बात यह है कि पहली बार इंतजार हुसैन का नावल बस्ती का अंग्रेजी तर्जुमा न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक शाया कर रहा है, जबकि न्यूयॉर्क मसूद के अफसानों का तर्जुमा पेंगुइन क्लासिक शाया कर रही है। अब देखिए इसके क्या दूररस नताइज बरामद होते हैं। एक तवज्जो तलब मसला जिसके हमारे लिखने वाले मुजरिम हैं वो है हमारा फिक्शन और शायरी पे जोर। मुझे जाती तौर पे नहीं याद कि पिछले कई बरसों से मैंने अंग्रेजी फिक्शन की कोई तबाजात मार्कतुल आरा किताब पढ़ी हो, लेकिन पिछले चंद सालों में जो बेहतरीन किताबें पढ़ी हैं वो सब नॉन फिक्शन है। मिसाल के तौर पे मेलकम गैडविल की चंद किताबें हैं, ब्लिंक है, आउटलायर्स है, टिपिंग पॉइंट है। ये तीनों किताबें इंसान की सोच, पेशावराना कारकर्दगी और तगय्युर जैसे दिलचस्प लेकिन गंभीर मसाइल पर लिखी गई हैं और इन पर मुख्तलिफ पहलुओं से बहस की गई है। एक बहुत खूबसूरत किताब जो आप हजरात को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा वो नसीम तालिब की फूल्ड बाय रैंडमनेस है। इसमें नसीम ने जिंदगी में इत्तेफाकात, कुदरत के अनदेखे हाथ और एसिमेट्री पर बहुत अच्छी बहस की है। इस बात का जायजा लिया है कि ये सब चीजें कैसे इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। ये किताब आपकी सोच का अंदाज बदल देगी। या थॉमस फील्ड की द वर्ल्ड इज फ्लैट लीजिए या सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इस तमाम गुजारिश का मतलब सिर्फ ये है कि ये किताबों करोड़ों की तादाद में फरोख्त हुई, इनसे लोगों में फिक्र और जुस्तजू की आदत पड़ी और इदराक के दीप जले। ये किताबें फिक्शन की बोतीका से अलहदा होने के बावजूद माशरे की तरक्की और तरवीज में असर पजीर हुई हैं। मैं अपनी कम इल्मी के एतराफ के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस किस्म के महाकात हमें उर्दू में कम ही नजर आते हैं। रिसालों, अखबारों और टीवी के अदबी प्रोग्रामों की वसातत से जो तस्वीर उभरी है वो शायरी, नॉवेल और अफसाने पर मुबैन है। सोशल साइंसेस, इंसानी तरक्की और इससे पैदा होने वाले मसाइल, तारीख, मजहब, इन तमाम उमूर पर नए नकात, नई बहस, नए हल नहीं लिखे जा रहे। हमारे समाजी और तहजीबी इर्तिका में बहुत से पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव के अपने मुनफरिद मसाइल हैं।